Jai Hind everyone, I welcome you all to Awakening classes. So we are dealing computer portion for upcoming JKSSB exams. हमने MS Word को कल कवर करा था, अच्छे से समझा था. आज हम MS Excel को देखेंगे. ये MS Word, MS Excel ये सारे किसका पार्ट है? ये MS Suite का पार्ट है जो एक एप्लीकेशन पैकेज है एंड यूजर प्रोग्राम. कल मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है. अगर आपने MS Word नहीं देखा है पहले देख के आना. ये जो MS Office है ना एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, इसमें बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. आज हम MS Excel को कवर करेंगे. इसको भी किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने. पहली बार इसको 1985 में बनाया गया था. किसके लिए? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. किसके लिए बनाया गया था? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. और 1987 में इसको किसके लिए कर दिया गया? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. MS Excel क्या है? ये एक स्प्रेडशीट एडिटर है. क्या है? स्प्रेडशीट. जैसे हमने MS Word में देखा था वो वर्डप्रेस का काम करता है ना, वर्ड प्रोसेसिंग है. तो यहां पर क्या है? ये एक स्प्रेडशीट एडिटर. देखो बेसिकली होता क्या MS Excel में, इधर डिफरेंट से फॉर्मूलाज होते हैं, हम टेबल्स बना सकते हैं. अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, कैलकुलेशंस हम MS Excel की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हैं. ये क्या है? एक तरह का स्प्रेडशीट है जिसमें हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें चार्ट्स वगैरह होते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बहुत चीजें होती हैं. तो MS Excel क्या है? एक स्प्रेडशीट एडिटर. ये चीज आपने याद रखना है. अब एग्जाम में पूछता है कि जब आप MS Excel फाइल को खोलते हैं उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है? डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है MS Excel में? तो कई जगह लिखा होगा वर्कबुक 1 और कहीं जगह लिखा होगा बुक 1. तो यही होता है workbook1.xlsx. ठीक है. अब आप बोलोगे सर ये .xlsx क्या होता है? ये है फाइल एक्सटेंशन इन केस ऑफ MS Excel. तो एग्जाम में ये चीजें बहुत बार पूछता है. कहीं पे लिख दो कि MS Excel के केस में फाइल एक्सटेंशन क्या है? .xlsx और फाइल नेम क्या है? workbook1.xlsx. ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है. तो ये हमने देखा. अब इसी तरह अगर आपको यहां पर फाइल एक्सटेंशन MS Excel की पूछ सकता है, इसी तरह फाइल एक्सटेंशन MS Word की भी पूछ सकता है. तो MS Word की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? .docx, डॉक्स. ठीक है. पावर पॉइंट की क्या होती है? .pptx, PPTX ये किसकी होती है? पावर पॉइंट. और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की क्या होती है? .accdb ये किसकी होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की. ठीक है, ये चीजें याद रखना. MS ये ऑलरेडी मैंने कुछ पढ़ाए भी हुए हैं. देखो कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट बनी है, उनमें जो भी मैंने लेक्चर्स डाले वो सारे देख लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट. तो MS Excel में वर्कबुक 1 जो इसका डिफॉल्ट नेम होता है, फाइल नेम .xlsx, फाइल एक्सटेंशन .xlsx होती है. अगर हम MS Word की बात करें .docs होती है, और .pptx किसकी होती है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की. और .accdb किसकी होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की. यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब हम क्वेश्चंस पे शिफ्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. तो माइक्रोसॉफ्ट MS Excel का हम किसके लिए यूज करते हैं? डेटा को एंटर करने के लिए, डेटा एंटर के, डेटा को मैनेज करने के, अकाउंटिंग के लिए, ऑल ऑफ दिस. ठीक है. तो देखो अभी मैं आपको जब डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने आपको डेटा के बारे में बोला, अकाउंटिंग के बारे में बोला, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ अबव. पहले आप खुद भी ट्राई करना ये सारे 15 क्वेश्चन. ठीक है. तो बेसिकली जो है MS Excel इन सब के लिए यूज है. देखो MS Excel में हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं. जैसे अगर हमें चार्ट्स बनाने ना, वो भी बना सकते हैं. इधर बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें मिलते हैं ना MS Excel में, जैसे ऑटो सम करना हो, मल्टीप्लाई करना, ये सारे फॉर्मूलाज, काउंट्स करनी हो फिगर्स को, तो ये फॉर्मूलाज हमारी कैलकुलेशन को इजी कर लेते हैं. इसलिए अकाउंटिंग में हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फिर हमारे पास यहाँ पर टेबल फॉर्मेशन में डेटा होता है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में. तो हम इस डेटा को, जब भी डेटा रोज कॉलम की फॉर्म में, आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा, उसमें हम क्या करते हैं? डेटा को इजिली एनालाइज कर सकते हैं. एनालाइज करने में हेल्प करता है. ठीक है, हमें. और मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है, डेटा को एक्सेस करना भी इजी हो जाता है. तो इसीलिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बहुत यूज करते हैं इफेक्टिवली फॉर अकाउंटिंग एंड फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये एक थ्योरेटिकल चीज थी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड. एक वर्कशीट में जहां पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करती हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं, सेल बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं, या स्प्रेडशीट बोलते हैं. तो जहां पर कॉलम, देखो ना, ये मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ. देखो ये है हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट. ये आ जाती है आपकी रोज. ये 7 नंबर रो है, ये 8 नंबर रो है, ये 9 नंबर रो है, ये लिखा हुआ है रोज. ये आपके कॉलम्स हैं. ये A कॉलम है, ये B कॉलम है, C कॉलम. अब कहता है जहां पर ये रो और ये कॉलम इंटरसेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, यहां पर रो कौन सी है? 9, और कॉलम कौन सा है? D. तो इस पॉइंट को बोलेंगे D9. इसको क्या बोलेंगे? इस सेल को क्या बोलेंगे? D9. ठीक है. तो जहां पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? यही क्वेश्चन में पूछ रहा है. ठीक है. तो पूछ रहा है कि जहां पर इंटरसेक्शन होती है कॉलम और रो की एक वर्कशीट में, उसको क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं, सेल, एड्रेस, या स्प्रेडशीट. मैंने खुद ही बोल दिया इसका आंसर, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, सेल. जहां पर भी कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं किसी वर्कशीट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेल बोलते हैं. ठीक है. अब सर वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक एक कलेक्शन होता है वर्कशीट का. किसका कलेक्शन होता है? वर्कशीट का. कलेक्शन ऑफ वर्कशीट. देखो यार, वर्कशीट स्प्रेडशीट सेम थिंग है. कलेक्शन ऑफ वर्कशीट. अब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल आपने MS Excel की फाइल जब आप खोलते हो ना, ये जो वर्कबुक आपने फाइल खोली है, यहां पर ये तो एक शीट खुली हुई है ना, ये एक शीट है, एक शीट है. बुक 1 के अंदर देखो बुक 1 लिखा हुआ है, यहां पर ये एक शीट खुली हुई है. इसी तरह यहां पे लास्ट में कॉलम होता है, यहां पे लिखा होता है शीट 1,
शीट 2, शीट 3। तो मतलब एक वो बुक के अंदर, एक वर्क बुक के अंदर नंबर ऑफ वर्कशीट्स होती हैं। तो बेसिकली कह रहा है कि वर्क बुक क्या होता है, वर्क बुक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है। अगर आप एक बार आपके पास लैपटॉप है तो एक्सेल खोल के चेक करना कि वर्क बुक ऊपर होगी, उसके अंदर देखना नीचे लिखा होगा शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये होती है नंबर ऑफ शीट्स। तो शीट्स की कलेक्शन को ही हम क्या बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं। तो जैसे एक पेपर की कलेक्शन से एक नोटबुक बनती है, इसी तरह शीट्स की कलेक्शन से एक वर्कबुक बनती है। ये चीज आपने याद रखना, ठीक है। मल्टीपल एक फाइल होती है वर्कबुक जिसमें मल्टीपल वर्कशीट होती है, ठीक है। अब स्प्रेडशीट क्या होता है, स्प्रेडशीट एक सिंगल वर्कशीट को बोलते हैं। एक सिंगल वर्कशीट को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। जो ओपन हुई है मैंने अभी आपको दिखाई, वो एक सिंगल जो वर्कशीट है उसको हम क्या बोल देंगे, एक हम बोलेंगे स्प्रेडशीट। ये इसमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर हमारी शीट होती है जो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होती है, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ठीक है। अब एड्रेस क्या होता है, एड्रेस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, एड्रेस नेम बॉक्स कॉलम को बोलते हैं। देखो ये है यहाँ पर एड्रेस, ये है ना, ये लिखा हुआ E14, ये एक नेम बॉक्स कॉलम है। यहाँ पर बताया जाता है कि आपका सेल जो है, कौन सा सेल अभी काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हो अगर H8 लिखा हो, फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर H8 लिखा तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा होगा। देखो आपने जाना है कॉलम्स में, ये कॉलम कौन सा आ गया H, अब आपने रो में जाना है 8। तो देखो ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करें। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा है H8, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सेल एक्टिव है। तो कौन सा सेल एक्टिव है, H8, क्योंकि कॉलम H है और रो 8 है। तो यहाँ पर लिखा जाता है नेम बॉक्स में। तो नेम बॉक्स में जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं सेल एड्रेस। ये हमें बताता है कि करंट सेल कौन सा है जो काम कर रहा है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही याद रखो। H8 सेल की एग्जांपल से मैंने आपको ये समझा दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, सारे पॉइंट हमें कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, अगर हम एक्सेल स्प्रेडशीट की बात करें, रोज आर डेजिग्नेटेड। रोज को किसके साथ डिजाइन करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं हम, ठीक है। ऐसे करते हैं 1 2 3 4 की फॉर्म में, ABCD की फॉर्म में, या नंबर्स की फॉर्म में करते हैं 1 2 3 4 या ऑल ऑफ द गिवन। रोज को कैसे डिफाइन करना है ये पूछा है, तो कैसे डिफाइन करते हैं यार, अभी तो दिखाया था। ये देखो ये रोज है ना, रोज में कैसे लिखा हो, नंबर्स की फॉर्म में लिखा हो ना, 7 8 9 10। तो बेसिकली रोज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 की फॉर्म में। और अगर बोले कॉलम्स को, तो कॉलम्स को ABCD की फॉर्म में। ये देखो कॉलम कैसे डिफाइन है, ये देखो ये A कॉलम है, ये B कॉलम है, ये C कॉलम, ये कॉलम्स होते हैं ना, और ये रोज होती हैं, ये D कॉलम। तो बेसिकली रोज को डिफाइन करते हैं, रोज बेसिकली हॉरिजॉन्टल होती है 1 2 3 4 की फॉर्म में, और कॉलम्स को ABCD की फॉर्म में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक चीज आपने यहां पर याद रखनी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी हो सकती है एक एक्सेल फाइल में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज होती हैं, ये लिख लो कहीं पर, 10,48,576। तो 10,48,576 मैक्सिमम रो की लिमिट होती है। और अगर आपको मैक्सिमम कॉलम की लिमिट पूछा है तो वो 16,384 होती है। ये होती है मैक्सिमम कॉलम की लिमिट, कॉलम कितने हो सकते हैं, और मैक्सिमम रोज कितनी हो सकती हैं, 10,48,576। ये आपने रोज और कॉलम्स की फिगर्स का याद रखना है, ठीक है। अब देखो आपने देख लिया सर, हमें पता चल गया कि कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ABCD के साथ, और रोज को 1 2 3 4 के साथ। सेल को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन के साथ। उसमें पहले आता है कॉलम, बाद में आती है रो। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिख रहा हूं ना F8, ये एक सेल को रिप्रेजेंट कर, इसमें क्या बता रहा है कि F कॉलम है और 8th रो है। तो निकाल के बताओ इसको कहां पर है, ये देखो F कॉलम और 8th रो, ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे F8 सेल। तो ये आ गया F8 सेल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो सेल को रिप्रेजेंट करते हैं F8 के साथ। F8 मतलब किसी के साथ भी रिप्रेजेंट करें, जिसका पहला जो हमारे पास लेटर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, और जो नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रो को। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, बेसिकली हमारा सेल एड्रेस बनता है, या हम इसको बोलें सेल, करंट सेल बनता है। और वही यहां पर नेम बॉक्स में बताया जाता है, नेम बॉक्स में इसी को बताया जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पर आपने एक चीज और याद रखनी है, MS एक्सेल में एक चीज पूछा है, तो जूम रेंज कितनी होती है, जूम रेंज MS एक्सेल में। तो आप कितना जूम कर सकते हो, तो देखो आप मिनिमम जो है 10% और मैक्सिमम जो है 400% तक जूम कर सकते हो MS एक्सेल में। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और एक सेल में कितने मैक्सिमम कैरेक्टर हो सकते हैं ये भी पूछा जाता है। एक सेल में फॉर एग्जांपल एक सेल है, इसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स हो सकते हैं 32,767। तो ये मैक्सिमम कैरेक्टर हो सकते हैं किसी सेल के अंदर। और जूम की अगर हम बात करें, मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400% जो है वो जूम होता है कहां पर, MS एक्सेल में। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। यहां पर हमने देखा रोज को डेजिग्नेट, रोज हॉरिजॉन्टल लाइन डेजिग्नेट 1 2 3 4, कॉलम्स वर्टिकल लाइन डेजिग्नेट ABCD। इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं हमारे सेल्स, जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, उनके
उनको ऐसे रिप्रेजेंट, जैसे A8, इसका मतलब A रिप्रेजेंट कॉलम, 8 रिप्रेजेंट रोज, तो 8 जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वो सेल है। नेम बॉक्स में बताया जाता है सेल एड्रेस को, बताया मिनिमम जूम जो है 10%, मैक्सिमम 400% जो है जूम कर सकते हैं, और सेल में मैक्सिमम कैरेक्टर 32,767 होते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसलिए मैं यहाँ पर डायग्राम ऐड कर देता हूँ ताकि ये सारी चीजें आपको समझाई जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट टैब इन MS एक्सेल रिबन? रिबन मैंने आपको बताया था कल भी, रिबन होता है कलेक्शन ऑफ टैब। तो जो रिबन है उसमें टैब्स हैं, डिफरेंट टैब्स हैं MS एक्सेल में, उसमें डिफॉल्ट टैब कौन सा है? कल MS वर्ड में भी डिफॉल्ट टैब बताया था आपको, इंसर्ट, डेटा, रिव्यू या होम। तो डिफॉल्ट टैब, बाय डिफॉल्ट टैब होम, एक्सेल में भी होम ही होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा यहाँ पर डायग्राम में। देखो फॉर एग्जांपल ये हमारी एक्सेल फाइल खुली हुई है, ये सारे टैब्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, ये टैब्स हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टैब ये आ जाते हैं, जैसे ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट, फॉर्मूला। देखो यहाँ पर फॉर्मूला एक्सेल में है बट वहां पर नहीं था। ठीक है, डेटा है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है, ये सारे टैब्स होते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा खुला होता है? होम टैब। ठीक है, अब होम टैब में MS एक्सेल में क्या क्या चीजें आती है ये भी याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लिपबोर्ड जिसमें कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं, फॉन्ट में जहां पे फॉन्ट साइज चाहिए, MS वर्ड को इसका सेम है। अलाइनमेंट भी मैंने वहां पर पढ़ाया था। ठीक है, अलाइनमेंट में क्या क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर नंबर्स वाला है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर नंबर्स के साथ डील करते हो तो MS एक्सेल में नंबर्स होते हैं। यहाँ पर आप पता क्या कर सकते हो, डिफरेंट परसेंटेज है, डॉलर में कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से अगर आपने नंबर ऑफ जीरोस को बढ़ाना है, कम करना, आप चाहते हो पॉइंट के बाद जीरोस आए नहीं आए, फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हो 36.540 ऐसा लिखना चाहते हो, या सिर्फ 36 लिखना चाहते हो, वो यहां से आप कर सकते हो। ये पॉइंट के आगे वाले खत्म हो जाते हैं, ये यहां पर होता है इसमें। तो ये सारा नंबर्स में जो भी चीजें आती हैं वो आती हैं। स्टाइल्स में आप सेल का स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट टेबल कर सकते हो, ये सारी चीजें यहां पर आती हैं। और यहाँ पर सेल्स में आप क्या कर सकते हो, कोई नया सेल इंसर्ट करना हो, कोई रो इंसर्ट करनी हो, कोई कॉलम इंसर्ट करना हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। एडिटिंग में मैंने आपको पहले भी बताया था, सॉर्टिंग करना हो, ढूंढना हो, फाइंड करना हो, ऑटो सम भी यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, ऑटो सम होता है, आप चीजों को सिलेक्ट करो और इस पर क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली सम हो जाती है। ये सारे वहां पर आते हैं। बाकी सारे जो है आपके फॉर्मूलाज वो इस फॉर्मूला टैब में आते हैं। ये होम टैब के अंदर चीजें। तो हमने क्या क्या देखा, बेसिकली क्या क्या टैब होते हैं MS एक्सेल में? होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू या व्यू, ये आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सारे एग्जाम्स में एज सच आपको आने चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में ये कौन से टैब में आता है। मैंने आपको क्वेश्चन भी बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। What is the shortcut key to select entire column? अगर आपने पूरा का पूरा कॉलम ही सिलेक्ट करना हो तो आप कौन सी की का यूज करोगे? Shift+11, Shift+सेव स्पेस बार, Control+ स्पेस बार या F1? अगर पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना हो तो C फॉर कॉलम, C फॉर कंट्रोल, तो Control+ स्पेस बार का यूज करते हैं। अगर आपने पूरी की पूरी रो का आपने उठानी हो, इंटायर रो को सिलेक्ट करना हो, तो आप Shift+ स्पेस बार का यूज करोगे। जब आपने पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना हो, जब पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना हो, तो Control+ स्पेस बार यूज करोगे। ये दोनों याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Shift+ F11 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक नई वर्कशीट ऐड करनी हो एक नई वर्कशीट, तो आप किसका यूज करोगे? आप Shift+11 का यूज करोगे टू ऐड अ न्यू वर्कशीट। जब आपने एक नई वर्कशीट ऐड करनी हो, आप Shift+11 का यूज करोगे। ये चीज आपने याद। F1 किसके लिए होता है? F1 हेल्प के लिए होता है। F1 किसके लिए होता है? हेल्प के लिए। ठीक है, तो क्या क्या देखा? Shift+ F11 टू ऐड अ न्यू वर्कशीट। अगर पूरा का पूरा कॉलम Control+ स्पेस सिलेक्ट करना हो, अगर पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करनी हो, Shift+ स्पेस, और F1 किसके लिए होता है? हेल्प के लिए होता है। ये चीजें आपने याद रखनी है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। Which function in MS Excel tells how many numeric entries are there? MS Excel में कौन सा फंक्शन है जो हमें ये बताता है कि कितनी न्यूमेरिकल एंट्रीज हैं? ठीक है, तो कौन सा हमें बताता है? नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है उनको हम काउंट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। काउंट, और ये ब्रैकेट की फॉर्म में, ये याद रखना है, फंक्शन के आगे है सम, काउंटा, मैक्स। ठीक है, इनमें से कौन सा यूज होता है जो हमें बताता है कि कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज हैं? ठीक है, ये सारे कहां पर होते हैं? फॉर्मूला बार में ही होंगे आपके। तो बेसिकली ये जो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। जब आपका काउंट और ऐसे ब्रैकेट लिखा हो ना, इसका मतलब ये बताता है कि जितने भी हमारे सेल्स हैं उसमें न्यूमेरिकल एंट्रीज कितने में है। ठीक है, तो वो बताता है काउंट फंक्शन। ठीक है, इसी तरह सम वाला क्या बताएगा? ये सम वाला हमें बेसिकली सम करके बताएगा, जो भी हमारी फिगर्स है उनको सम करके रिजल्ट देगा। तो बेसिकली इसका नाम ही सम है, तो ऐड करके देगा। ठीक है, एक बात याद रखना, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हो ना, वो इक्वल टू के साथ स्टार्ट होता है। पहले हम इक्वल टू डालते हैं, फिर हम उस फॉर्मूला को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें सम करना हो वो करेंगे, काउंट करना वो करेंगे, बट स्टार्ट किसके साथ होता है? इक्वल टू के साथ होता है। ये भी चीज एग्जाम में पूछी गई है। अब जैसे काउंट हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज के बारे में बताता है ना, कितनी न्यूमेरिकल एंट्रीज हैं। काउंट ए किसके बताता है? काउंट ए में हमारे पास नंबर्स प्लस लेटर वाली एंट्रीज कितनी है, दोनों चीजें आ जाती है। नंबर प्लस लेटर वाली एंट्रीज कितनी है, वो काउंट आ बताता है। ठीक है, मैक्सिमम हमें बताएगा कि कौन सी हाई वैल्यू है।
इसमें कितनी कौन सी हाई वैल्यूज हैं किसी भी वर्कशीट में वो बताएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्स, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या काउंट वाला बताता है न्यूमेरिकल एंट्रीज कितनी है, सम वाला सम बताता है, सम करके देता है, काउंट ए फंक्शन नंबर प्लस लेटर के बारे में बताता है, मैक्स होता है हाई वैल्यू। इसी तरह बहुत और भी होते हैं, जैसे काउंट ब्लैंक, एक काउंट ब्लैंक भी होता है। काउंट ब्लैंक हमें बताता है कि कितनी ब्लैंक वैल्यू, ये काउंट करता है कितनी ब्लैंक वैल्यू जिसमें कुछ भी नहीं है, नंबर लेटर नहीं है, ब्लैंक वैल्यूज को काउंट करने के यूज। इसी तरह एवरेज के लिए एवरेज भी होता है, ठीक है, एवरेज भी होता है, ये एवरेज करता है, AVG लिखा होता है, ठीक है। अपर केस जो होता है, अपर वाला, अपर केस इसका क्या फंक्शन होता है, ये जितने भी स्मॉल लोअर केस है उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह लोअर वाला क्या करता है, जितने भी अपर केस है उनको लोअर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एक होता है नाउ, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, नाउ वाला ये क्या करता है, करंट जो सिस्टम की डेट टाइम है उसको ऐड करने के लिए यूज करते हैं हम। करंट सिस्टम की डेट या टाइम को एक्सेल में अगर ऐड करना हो तो नाउ का यूज करते हो, ठीक है। और एक होता है इक्वल टू इफ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इक्वल टू इफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रू और फॉल्स के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए। तो देखो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फॉर्मूला, और पूछे भी गए, काउंटा और काउंट तो बहुत बार पूछे गए, तो ये आपने थोड़ा आइडिया रखना। काउंट में ये बताता है कि कितनी न्यूमेरिकल एंट्रीज हैं, काउंटा बताता है नंबर्स प्लस लेटर्स के बारे में, सम वाला आपको पता है सम करके ऐड करके दे, मैक्स वाला जो है मैक्सिमम वैल्यू हाई वैल्यू बताता है, काउंट ब्लैंक में काउंट करते हैं ब्लैंक सेल्स कितने, खाली सेल्स, एवरेज वाला एवरेज करके देता है, अपर वाला लोअर को अपर केस में कन्वर्ट करता है, लोअर वाला क्या करता है, अपर को लोअर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नाउ वाला करंट डेट और टाइम सिस्टम की ऐड करने में हेल्प करता है। इक्वल टू इफ का यूज होता है ट्रू और फॉल्स के लिए, ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताने के लिए। उसके साथ और भी बहुत सारे फंक्शन, बट जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच व्यू टैब द चार्ट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन MS एक्सेल में, चार्ट ऑप्शन जो है वो एग्जाम में पूछ सकता है, वो कहां पर होते हैं। चार्ट ऑप्शन बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है हमें, चार्ट बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी डेटा की, तो चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कौन से MS एक्सेल के कौन से टैब में होते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है, ये हो गया पाइवोट टेबल हो गया, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन से टैब में, व्यू टैब में, डेटा टैब में, होम टैब में, इंसर्ट टैब में। तो देखो चार्ट्स डालना और टेबल डालना सारा कहां पर आता है, इंसर्ट टैब में। दूसरे नंबर वाला टैब है ना, होम टैब के बाद दूसरा कौन सा टैब था, इंसर्ट टैब, यहीं पर ही आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर इंसर्ट टैब में एक तो आ गया पाइवोट टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा था, पाइवोट टेबल भी इंसर्ट के अंदर आता है, ये याद रखें। इंसर्ट के अंदर टेबल्स, टेबल्स के अंदर पाइवोट टेबल, रिकमेंडेड पाइवोट टेबल और टेबल आता है। पाइवोट टेबल वो टेबल होते हैं, देखो ध्यान से सुनो, ये बेसिकली क्या होता है, डेटा को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं, कंपैरिजन वगैरह करें। एक तो है टेबल, टेबल के साथ साथ जब हम कंपैरिजन वाला एंगल, एनालिसिस वाला एंगल ऐड कर देते हैं वो बन जाते हैं पाइवोट टेबल। ये कहां पर होते हैं, इंसर्ट में, टेबल्स में, ठीक है। इलस्ट्रेशन में जैसे पिक्चर्स डालनी हो अपने फोन से, शेप्स डालनी हो, स्मार्ट आर्ट कुछ डालना हो, स्क्रीनशॉट डालना हो, तो वो इलस्ट्रेशन से आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एप्स को यूज कर सकते हो। यहाँ पर चार्ट्स, ये देखो चार्ट्स वाला ही पूछा था, चार्ट्स यहाँ पर आगे, कोई किसी भी तरह का चार्ट यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद रिपोर्ट्स करना हो, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, स्पार्क लाइन्स होता है, फिल्टर्स यूज करने हो, ठीक है, कोई डेटा को फिल्टर करके निकालना हो तो वो कर सकते हो, लिंक्स डालने हो डायरेक्टली यहाँ से। टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, इंसर्ट में ही आता है, यहाँ पर आपका हेडर फुटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेडर फुटर टेक्स्ट के अंदर आता है और टेक्स्ट इंसर्ट के अंदर आता है, ठीक है। हेडर फुटर मैंने आपको बताया, ऊपर हेडिंग और नीचे फुटर में कुछ लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर, ये वो, ये आप कर सकते हो। और सिंबल्स भी यहाँ पर आप यूज करते हो, ये डिफरेंट तरह के फॉर्मुलाज यहाँ पर सिंबल्स और इक्वेशंस का आप यूज कर सकते हो। ये कहाँ पर होते हैं, इंसर्ट टैब में, ठीक है। इस तरह से आपने इंसर्ट टैब और होम टैब तो जरूरी देखने के, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसमें कौन कौन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, अंडर विच मीनू वी कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर ऑन द शीट। ये तो अभी बता दिया। हेडर एंड फुटर कौन से में आता है, होम में, इंसर्ट में, व्यू में या रिव्यू में। हेडर फुटर कहां पर आता है, इंसर्ट में, अभी देखा हमने सर, इंसर्ट में आता है। हेडर फुटर क्या होता है, ये MS वर्ड में भी बताया था, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अनदर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अनदर नेम फॉर अ प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला इन एक्सेल इज कॉल्ड। जो प्री प्रोग्राम, पहले से ही फिल प्रोग्राम जो है फॉर्मूला बेसिकली होता है एक्सेल में, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं या डेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन ही तो बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है, प्री प्रोग्राम फॉर्मूला, जो पहले से ही प्रोग्राम किया होता है, फॉर्मूला बीच में भरा होता है। फॉर एग्जांपल सम वाला फॉर्मूला भरा, उसमें आप सिर्फ क्लिक करोगे तो वो डायरेक्टली सभी फिगर्स का क्या कर देगा, सम करेगा। तो प्री प्रोग्राम फॉर्मूलाज को हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोग्राम फॉर्मूलाज को हम फंक्शन बोलते हैं। ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। देखो बेसिकली होता क्या है, फंक्शन कहां पर होता है, जो नेम बॉक्स होता है ना, यहाँ पर देखते हैं कहाँ गया होम टैब हमारा, ये देखो, ये यहाँ पर है ना, ये आ गया नेम बॉक्स, यहाँ पर नेम, यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूलाज होते हैं। तो ये फॉर्मूला बॉक्स होता है, यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला, जो भी आप फॉर्मूला डालोगे सम वगैरह वो सारा आपको यहाँ पर शो होता है। तो फॉर्मूला बॉक्स में हम प्री प्रोग्राम प्रोग्राम्स होते हैं, प्री प्लान प्रोग्राम्स होते हैं, जो बेसिकली हमें फॉर्मूलाज में हेल्प करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 पे मूव करते हैं। व्हाट डज द मार्जिन एंड सेंटर फीचर डू इन एक्सेल। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज करना और सेंटर में कर देना। ये फीचर क्या बताता है एक्सेल में, इट ऐड न्यूमेरिक वैल्यूज फ्रॉम टू सेल, दो सेल की नंबर्स को ऐड करता है, ये करता है।
कंबाइंस मल्टीपल सेल्स इनटू वन, बहुत सारे सेल्स को एक में ही कंबाइन कर देता है और सेंटर कर देता है कंटेंट को, ठीक है। मर्ज डेटा फ्रॉम डिफरेंट शीट, डिफरेंट शीट से डेटा को मर्ज करता है। देखो इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखो मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अगर सपोज करो एक टेबल है, इसमें यहाँ पर ये डेटा बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये वाला और ये वाला, ये तीनों डेटा जो है ये कंबाइन हो जाए और यहाँ सेंटर में आ जाए, तो मैं किसका यूज करूंगा, मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर का मतलब है ये मर्ज करेगा और उसको सेंटर में कर देगा। एक होता है सिर्फ मर्ज करने का मतलब है जो चार को मर्ज कर देगा बट उसको सेंटर में नहीं लाएगा, उसको एक बॉक्स में कर देगा, दैट इज नोन एज मर्ज। अनमर्ज क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी मर्ज कर दिया, ये तीनों को एक में कर दिया, इसको मैं अनमर्ज करूंगा ना, ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे, दैट इज नोन एज अनमर्ज। तो मर्ज, अनमर्ज, मर्ज एंड सेंटर, ये आपको पता होना चाहिए। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करना और कहां पर कर देना, कंटेंट को सेंटर में लिख देना, दैट इज नोन एज मर्ज एंड सेंटर। ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, इन एक्सेल विच शॉर्टकट की यूज टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम। अगर आपने कोई कॉलम को सिलेक्ट करा है, अगर आप चाहते हो आप उसको हाइड करना चाहते हो, सिलेक्टेड कॉलम को हाइड करना चाहते हो, ठीक है, हाइड का ऑप्शन, एक तो आप ना हाइड ऐसे भी कर सकते हो, राइट माउस पे क्लिक करके हाइड और अनहाइड का ऑप्शन आता है किसी कॉलम को करना हो। एक आप क्या करते हो, इस की का भी यूज करके कर सकते हो। तो कौन सी की का यूज करके हम सिलेक्टेड कॉलम को हाइड कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ओ, F2, कंट्रोल प्लस 9, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ओ का, सॉरी कंट्रोल प्लस ओ का हम यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस जीरो का सॉरी हम यूज करते हैं, ये जीरो है, कंट्रोल प्लस जीरो का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिलेक्टेड कॉलम को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो किसी भी सिलेक्टेड कॉलम को हाइड करना हो तो हम कंट्रोल प्लस जीरो का यूज करेंगे, ये पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है। F2 का क्या यूज होता है, F2 किसी भी सिलेक्टेड सेल को एडिट करना, अगर आपने कोई सेल को सिलेक्ट करा उसमें एडिटिंग करनी है तो आप किसका यूज करोगे, F2 का यूज करेंगे। देखो क्या थे, अगर किसी सिलेक्टेड सेल को हाइड करना हो तो कंट्रोल प्लस जीरो का यूज करते हो, और अगर आपने किसी सिलेक्टेड सेल को अगर हमने एडिट करना हो तो F2 का यूज करते हो। कंट्रोल प्लस 9 का यूज होता है अगर आपने किसी सिलेक्टेड रो को हाइड करना हो, रो को हाइड करना हो तो कंट्रोल प्लस 9 का यूज करते हो, और कॉलम को हाइड करना हो कंट्रोल प्लस जीरो का यूज करते हो। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, अगर आपने इंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट करना, पूरी की पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना हो तो आप किसका यूज करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अभी ऊपर क्या पड़ा था, शिफ्ट प्लस F11, उसका क्या काम था, शिफ्ट प्लस F11 का काम था अगर आपने कोई एक नई वर्कशीट को ऐड करना हो। यहां पर है अगर आपने किसी वर्कशीट को सिलेक्ट करना हो, इंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करोगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस जीरो और कंट्रोल प्लस 9 क्या, कंट्रोल प्लस जीरो का मतलब अगर इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना हो, कंट्रोल प्लस 9 का काम है इंटायर रो को सिलेक्ट करना। F2 है एडिट करना हो सिलेक्टेड सेल को, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार क्या होता है, अगर इंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट करना हो, और शिफ्ट प्लस F11 क्या होता है अगर आपने किसी वर्कशीट को ऐड करना हो, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, इन एक्सेल विच शॉर्टकट की यूज टू एंटर द करंट डेट। अगर एक्सेल में आपने किसी करंट डेट को ऐड करना तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, ऑल्ट कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। अगर आपने कल का लेक्चर ध्यान से सुना होगा ना, ये कहां पर यूज होता है, ये हमारा MS वर्ड में यूज होता है। अगर आपने वर्ड में डेट ऐड करनी हो तो इसका यूज करते हो, वर्ड में टाइम ऐड करना हो तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी का यूज करते हो, ठीक है। बट अगर आपने एक्सेल में डेट को ऐड करना हो तो आप किसका यूज करोगे, एक्सेल में डेट की एडिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का यूज करते हैं। अगर आपने कहां पर ऐड करनी हो, एक्सेल में, तो किसका यूज करते हो, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने टाइम को करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का हम यूज करते हैं MS एक्सेल में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर कोई भी आपको डाउट नहीं है। पावर पॉइंट में क्या होता है, तीनों की देख लेते हैं। अगर हमने देख लिया, वर्ड की भी देख लिया, हमें एक्सेल की भी देख लिया, तो पावर पॉइंट की भी देख लेते हैं। पावर पॉइंट में आपने पता क्या दबाना होता है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट, उसके साथ आप टी दबाओ या डी दबाओ, आपकी अपनी चॉइस है। जब आप ये दबाओगे ना, ऑल्ट शिफ्ट और टी दबाओ या डी दबाओ, तो फिर क्या होता है, एक डेट एंड टाइम विंडो ओपन हो जाती है। आपको डेट सेलेक्ट करनी है तो डेट करो चेंज, टाइम करना हो तो टाइम करो चेंज। तो ये पावर पॉइंट में होता है। एक्सेल में क्या होता है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन डेट के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन टाइम के लिए। वर्ड में ऑल्ट शिफ्ट डी फॉर डेट चेंज के लिए, ऑल्ट शिफ्ट टी स्टैंड फॉर टाइम चेंज। पावर पॉइंट के ऑल्ट शिफ्ट डी दबाओ या डी दबाओ, जो मर्जी दबाओ, एक विंडो ओपन होगी, वहां पर आपने डेट सेलेक्ट करनी हो तो डेट चेंज करो, टाइम सेलेक्ट करना हो तो टाइम चेंज आप कर सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच की इज यूज्ड टू ओपन व्यू टैब इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में आपने व्यू टैब को अगर ओपन करना तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे, ऑल्ट प्लस W, ऑल्ट प्लस N, ऑल्ट प्लस M, ऑल्ट प्लस A। अगर आपने व्यू टैब को ओपन करना हो, ठीक है, व्यू टैब, डिफरेंट टैब्स में व्यू टैब को ओपन करना हो, किसका यूज करोगे, ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन।
ऑल्ट प्लस डब्ल्यू का यूज करते हैं अगर हमें व्यू टैब को ओपन करना हो। ये सारे ना टैब से लिखे हुए हैं। ऑल्ट प्लस एन का यूज करते हैं अगर हमें इंसर्ट टैब को ओपन करना हो। किसको ओपन करना हो? इंसर्ट टैब, तो ऑल्ट प्लस एन का यूज करते हैं, ठीक है। ऑल्ट प्लस एम का यूज करते हैं अगर हमें फॉर्मूला टैब को ओपन करना हो। फॉर्मूला टैब दिखाया था ना, फॉर्मूला टैब को ओपन करना हो तो ऑल्ट प्लस एम का यूज करते हैं। अगर हमें डेटा टैब भी दिखाया था, डेटा टैब को ओपन करना हो तो ऑल्ट प्लस ए का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आपने सपोज करो होम टैब को करना हो, होम टैब को ओपन करना हो तो ऑल्ट प्लस एच, होम टैब के लिए ऑल्ट प्लस एच, ठीक है। यहाँ पर ऑल्ट प्लस ए, यहाँ पर डेटा देखो, यहाँ पर देखो ऑल्ट प्लस ए और ऑल्ट प्लस एच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, व्यू टैब के लिए ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, इंसल्ट के लिए ऑल्ट प्लस एन, फॉर्मूला टैब ओपन करने के लिए ऑल्ट प्लस एम, डेटा टैब ओपन करने के लिए ऑल्ट प्लस ए, ऑल्ट प्लस एच का यूज करते हैं होम टैब ओपन करने के लिए। जैसे यहाँ पर सी जो है ना, ये ऑप्शन सी वाला देखो, ऑल्ट प्लस एम फॉर्मूला टैब के लिए होता है ना, इसी तरह ऑल्ट प्लस एम जो है, अगर हम वर्ड की बात करें ना, एम स्टैंड फॉर मेलिंग, वो मेलिंग टैब ओपन करता है। ये भी याद कर लो, ये भी एग्जाम में पूछा गया। एमएस वर्ड में ऑल्ट प्लस एम मेलिंग टैब के लिए था, और यहां पर किसके लिए है? फॉर्मूला टैब के लिए। तो ये एक डाउट आपको क्लियर रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। 15 क्वेश्चन है, 14 में पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। अगर आप डेटा को कलेक्ट करते हो किसी एक सेल से जो डिफरेंट शीट्स में है, फॉर एग्जांपल एक शीट है, एक वर्क बुक में नंबर ऑफ शीट्स हैं, एक शीट, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक डेटा लेना है किसी सेल में जो दूसरी शीट में है, दूसरी शीट में, डिफरेंट शीट में, कोई सेल से आपने अगर डेटा उठा के इस शीट में लाना है, इसको क्या बोलते हैं? सेल रेफरेंसिंग, सेल अपडेटिंग, सेल एसेसिंग या सेल टिप। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। और इसी तरह सेल टिप भी एग्जाम में पूछी गई है। सेल टिप क्या होता है? सेल टिप बेसिकली कमेंट्स होते हैं जो हम सेल में डालते हैं, कुछ भी कमेंट जो अगर हम सेल में डालते हैं उसको बोलते हैं सेल टिप। अब आप बोलोगे कमेंट क्या? पहली बात, कमेंट एक तरह की कमांड है, एक तरह की कमांड है। कमांड कौन से टैब में आती है? ये आती है रिव्यू टैब में। जो हमने टैब दिखाया था उसमें रिव्यू टैब जो होता है ना, उसमें आता है कमेंट, ठीक है। कमेंट का काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एक फॉर्मूला है, उसको अगर सेल में एक्सप्लेन करना है, कोई नोट ऐड करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं कमेंट कमांड का। कमेंट कमांड कहाँ पर आती है? रिव्यू टैब में। और सेल टिप का मतलब क्या होता है कि कमेंट जो एक सेल में डाले जाते हैं उसको बोलते हैं सेल टिप, ठीक है। किसी भी सेल में जो कमेंट डाले गए उसको बोलते हैं सेल टिप। कमेंट खुद क्या है? एक कमांड है रिव्यू टैब में जो हमें हेल्प करती है कि हम किसी फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर सकते हैं या कुछ भी एडिशन नोट दे सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सेल टिप आपको कवर हो गया होगा। और अगर एक शॉर्टकट की देख लो, अगर आपने कमेंट को ऐड करना हो, इंसर्ट करना हो, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस F2। तो अगर आपने कमेंट को ऐड करना हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे? शिफ्ट प्लस S2। ये पॉइंट भी देख लेना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो एलोज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूला। तो एक्सेल विंडो में वो कौन सा एरिया है जो आपको एलो करता है वैल्यूज और फॉर्मूलाज ऐड करने के लिए? बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इतना मैंने पढ़ाया तो एक क्वेश्चन आपका भी बनता है, और इस 15 क्वेश्चन का आंसर सारे कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एमएस एक्सेल आपको समझ आया होगा। और मैं आपको बताऊंगा, जिसने भी कंप्यूटर वाला पोर्शन अभी तक नहीं देखा है वो जाके एमएस वर्ड की और भी जो वीडियोस हैं कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, और बहुत हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम्स में। मेनली ये PYQs ही इंक्लूड किए गए। दूसरी चीज, अगर आप फाइनेंस एसआई एग्जाम की तैयारी करें और अगर मॉक टेस्ट में इनरोल नहीं करें तो डू इनरोल। आज हमारा जो है 3rd मॉक टेस्ट है। इससे पहले जो है 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं जो भी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये 5 का ही पैकेज है और अनलिमिटेड अटेम्प्ट आप कभी भी दे सकते हो। इसके बाद 29 और हमारा मॉक टेस्ट 3 मार्च को होना है, ठीक है। हमारी वेबसाइट का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी 5 मिनट की वीडियो में डाल दूंगा, जिसको आप देख सकते हो किस तरह से आपने इनरोल करना है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आया तो डू शेयर इट विद अदर्स, एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। वहीं पर हम PDF वगैरह प्लस कोई भी इंफॉर्मेशन होती है हम वहीं पर शेयर करते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।